नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं एक और शख्सियत के साथ। हमारे बीच हैं एक ऐसे इंसान जो पिछले दशकों से एक संवेदनशीलता के साथ न्याय के पथ पर ईमानदारी से वैज्ञानिक सोच का प्रचार करने हुए में जी जान से जुटे हुए हैं। एक ऐसे इंसान जो अंधविश्वास, जादू टोना टोटका, मानसिक रोगों के इलाज के लिए जिन्होंने अनथक मेहनत की है और ऐसे बहुत से पाखंडों का पर्दाफाश किया है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ढोंगी बाबाओं का और जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले दूसरे पाखंडियों से सीधी टक्कर ली है, जिन्होंने मुकदमे झेले हैं, शारीरिक हमले झेले हैं, जो ना कभी झुके ना कभी डरे। आज हमारे बीच हैं गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह पिछले कई दशकों से तक्षशिला आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो तक्षशिला सोसाइटी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक तक्षशिला पथ पत्रिका के संपादक की जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तो आज हम गुरमीत सिंह जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में और बहुत से दूसरे सवाल करेंगे जिनसे समाज के अंदर जिनका एक उपयोग होगा। इनसे आने वाली पीढ़ियां या मौजूदा दौर के बहुत से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो गुरमीत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सती जी। सर, आप से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने जन्म, आपके पारिवारिक वातावरण, किस गांव में जन्म हुआ, थोड़ी खुद की प्रारंभिक जानकारियां दें, बाल्यकाल से जुड़ी, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। हाँ, मेरा जन्म 1963 में जब संयुक्त पंजाब हुआ करता था, हरियाणा नहीं बना था, तो जिला अम्बाला था। जिला अम्बाला का ही गांव था जो अब यमुनानगर जिला में चला गया है। उसका एक गांव है कपाल मोचन के पास, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है बसातियां वाला। उसमें मेरा जन्म हुआ 1963 में। और वहीं पर जो प्रारंभिक शिक्षा थी, क्योंकि हमारा 5वीं तक का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, तो उसमें मैंने जो है अपनी प्राइमरी जो शिक्षा थी वहाँ से प्राप्त की। और जो उस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो जो पूरा ब्लॉक था उस पूरे ब्लॉक में मैं प्रथम आया था। मुझे स्कॉलरशिप मिला था, मैं फर्स्ट उसमें निकला था। वाह जी वाह। तो जैसे आपके फादर साहब का क्या नाम है सर? मेरे पिताजी सरदार रघुवीर सिंह थे, अब चले गए अब दुनिया से। वो किसान थे और मतलब हम छोटे किसानों में जैसे होता हो, छोटे किसान परिवार से संबंधित थे। और माता जी मेरी बचिंत कौर थी। अच्छा। तो उन्हें छोटे भाई ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हैं छोटे मेरे से। मैं एक तो डेथ हो गई है, 2 ब्रदर हैं। तो ऐसे एक साधारण सा और मिश्रित जो संस्कृति होती है गांव की, कोई कट्टरता नहीं होती, सभी के साथ मिलजुल कर रहने वाली, जो उसी संस्कृति के अंदर मैं पला बड़ा हूँ। कि किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। तो सर, आपने 5वीं तक की शिक्षा गांव में हासिल की। बिल्कुल। तो फिर आपने 6ठी से 10वीं तक की शिक्षा? उसके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है, छछरौली में हासिल की, जो कभी जो है कलसिया स्टेट के नाम से जाना जाता था। कलसिया स्टेट था, जिसमें जो है उस वक्त जो है जब अंग्रेजी राज था तो वह एक स्टेट के रूप में था, जो पेप्सू स्टेट का हिस्सा था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो जो पेप्सू स्टेट बना उसमें कलसिया स्टेट जो है उसमें शामिल हुआ। अच्छा सर, जैसे आमतौर पर किसी बच्चे के निर्माण में उसके अंदर जो मानव मूल्यों की रचना होती है या उसके भविष्य के वो गढ़ने में अध्यापकों का भी एक बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। तो आपके जो प्राइमरी के अध्यापक थे या 6ठी से 10वीं के कुछ अध्यापक थे, उनकी भी कोई स्मृतियाँ, किसी अध्यापक के बारे में आप कुछ स्मरण करना चाहते हो जी? हाँ, देखो, किसी भी आदमी को घड़ने में उसके जो परिवार होता है, हाँ, और पहला अध्यापक तो माँ बाप ही होते हैं, परिवार होता है। उसके बाद जो है, जो जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जो अध्यापक हैं, वो उनका बहुत बड़ा जो है रोल होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है हर विद्यार्थी के ऊपर, कोई भी रहा हो। हर एक विद्यार्थी की स्मृति में कोई ना कोई अध्यापक सदा जिंदा रहता है। तो ऐसे मुझे भी जब मैं पढ़ता था
तो जब प्राइमरी क्लास में था तो मुझे अध्यापक का नाम नहीं याद है, तो मुझे ऐसे लगा कि उससे मुझे बड़ा लगाव था। और अच्छा। बहुत बहुत छोटा था, 5-6 साल का। उसने मुझे, क्योंकि तब मुझे अपने गांव से, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल तब नहीं बना था, कोई लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, 5-1 साल का जब मैं था। तो उनसे मुझे बड़ा लगाव मिला। और फिर जब गांव में अपने स्कूल खुल गया तो वहाँ पर फिर जो अध्यापक थे वेद प्रकाश जी, वो उनका बड़ा प्रभाव रहा। वो बहुत ही मतलब बच्चों के प्रति बहुत ही मेधावी थे, मतलब बहुत ही उनको प्यार करते थे, अच्छा। उनके प्रति बहुत ही लगाव, संवेदनशील शिक्षक थे बहुत वेद संवेदनशील प्रकाश शिक्षक जी। थे। और मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। उनका अपना बिजनेस होता था, अपने बिजनेस को भी छोड़ के वो आके पढ़ाया करते थे, जल्दी आ जाते थे। उनका पारिवारिक बिजनेस था। और जिस दिन उनको अगर बीच में कोई काम करना है तो जल्दी आके पढ़ाकर फिर चले जाते थे। इसी का नतीजा था कि मतलब हम जितने मतलब कितने अध्यापक थे, कितने बड़े बड़े अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, उनके बच्चों के साथ जब हमने परीक्षा दी तो हम प्रथम आए थे। वाह जी। तो ये वो इतने, जब मैं स्कूल हाई स्कूल में गया तो मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिनके पिताजी मतलब पुलिस में थे, पुलिस अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, लेक्चरर थे, अच्छे पदों पे थे। उनके बच्चे भी, उन्हीं को मैंने compete किया था, तो उनके साथ ही बड़ी बात थी जी। मैं भी पला बड़ा। किसान परिवार का हाँ। बच्चा इस उनके कंपटीशन में बैठा है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आगे वहीं उसी स्कूल में मैं पढ़ा। 8वीं में मेरा एकेडमिक मतलब काफ़ी अच्छा रहा। 8वीं में फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला। वाह जी वाह। जो मिडिल इसका मतलब आप एक होनहार स्टूडेंट थे जी, मेरिटोरियस विद्यार्थी रहे जी। तो फिर आगे बढ़ा, तो फिर आगे 10वीं मैंने वहाँ से करी, तब 10वीं तक का स्कूल होता था। तो फिर आपने आगे उस जमाने में प्रेप होती थी जी। हाँ, फिर मैंने मतलब इसी में एडमिशन लिया प्रेप में। मुकद्दलाल कॉलेज है यमुनानगर में। क्या नाम है कॉलेज का सर? MLN कॉलेज, MLN कॉलेज यमुनानगर। यमुनानगर में दाखिला लिया प्रेप में जी। प्रेप में, लेकिन वहाँ मेरे जो मतलब ब्रदर थे, मामा जी के लड़के, वो ऑलरेडी एडवोकेट थे। उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया कि इस किस्म के एजुकेशन का ज़्यादा लाभ नहीं होगा, तो आप बेटर है कि आप कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें। तो उनकी प्रेरणा से फिर मैंने ITI में एडमिशन लिया और वो बीच में छोड़ दीजिए। हाँ, कॉलेज ड्रॉप कर दिया। हाँ। तो वहाँ से मैंने फिर जो परीक्षा पास करी वो भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास। कहाँ से करी जी ITI आपने? ITI यमुनानगर। यमुना। कौन सी ट्रेड में लिया सर दाखिला? ये दाखिला लिया था, ड्राफ्ट्समैन ट्रेड हुआ करती थी उस जमाने में। तो फिर आप ITI पास आउट हुए जी। ITI पास आउट। फिर आप और भी हायर एजुकेशन प्राप्त हाँ, की? फिर उसके बाद क्योंकि वो मलाल मेरे मन में रहा हाँ। कि मैं एजुकेशन पूरी नहीं कर सका और पढ़ाई के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। हाँ। तो फिर वो मेरे बाद में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एजुकेशन ली, ज्ञानी की परीक्षा पास करी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ग्रेजुएशन करी। अच्छा। ये ऐसे मतलब शिक्षा को अपनी, जबकि मुझे वो अपनी लाइन में उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन मेरा मन में था कि मैं इसको पढ़ाई पूरी करनी, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो सर ये आपका एक जो आपने बताई जीवन यात्रा, तो इसमें जैसे आपने फिर करियर के तौर पर जैसे रेलवे विभाग में आप एक अफसर के तौर पर रिटायर हुए। हाँ। और उसमें भी डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे सम्मानित पद पर रहे। तो आप रेलवे कब ज्वाइन किया जी आपने? उसके बाद जब ITI करने के बाद मैं मतलब अभी मेरी परीक्षा का परिणाम नहीं आया था तो मुझे नौकरी मिल गई थी। वाह जी वाह। प्राइवेट नौकरी में मैं अपना कैरियर स्टार्ट कर लिया था यमुनानगर में। और वो क्या थी जी नौकरी? वो नौकरी मैं वहाँ पर कंपनीज हैं जो बहुत सारी यमुनानगर में, तो उन कंपनीज के अंदर मतलब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा अच्छा जी। तो उसके बाद वो सारा अप्रेंटिसशिप किया मैंने वहाँ पर। अप्रेंटिसशिप करने के बाद फिर वहीं पर कुछ समय तक रेगुलर जॉब करी। फिर मुझे स्वराज जो कंपनी है पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, इसमें मुझे जॉब मिली। वाह जी वाह। और वहाँ से फिर 1990 में मुझे रेलवे में, मैं 90 में आए जी रेलवे? 90 में रेलवे में भर्ती। अच्छा। तो जैसे सर फिर आपका जो सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ है, जब आप सार्वजनिक कार्यों की तरफ सक्रिय हुए, तो उसकी थोड़ी कहानी बताएं। जैसे जो तर्कशीलता का जो आपने पूरे जीवन का ध्येय बनाया, आपने दशकों लगाए उसमें तर्कशील आंदोलन को बिल्डअप करने में, प्रचार में, तो वो कौन से कारक मानते हैं आप? वो कौन से बीज थे जो आपको इस तरफ खींच के लेके आए? वो क्या हुआ कि आप एक आमतौर पर ट्रेडिशनल किसान परिवार का बालक और वो तर्कशील आंदोलन की तरफ जाए? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो क्या रही जी वो पूरा मैकेनिज्म? हाँ, मैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं पढ़ाकू किस्म का रहा हूँ और
उसकी वजह से मुझे हर किस्म की बुक्स वगैरह पढ़ने का बड़ा चाव था। मतलब वो मेरी कोई खास, उसमें जो भी मुझे बुक मिल जाती थी लगभग उसको पढ़ा करता था। तो इसी दौरान मुझे बहुत सारे जो उपन्यास, उस टाइम पे एक बड़ा क्रेज हुआ करता था, तो उन सारे उपन्यासों को, जो साहित्यिक भी होते थे और दूसरे जो भी साहित्य होते थे, उन सबको पढ़ा मैंने। पढ़ते पढ़ते ही बहुत मुझे जो है ना कुछ अन्य बुक्स में अन्य उनसे भी संबंध मेरा बना। और खासकर जब मैं स्कूली जीवन में था तो मेरे पंजाबी अध्यापक थे सरदार प्रीतम सिंह, उनके प्रति आज भी बहुत सम्मान मेरे मन में है। उन्होंने मुझे साहित्य की तरफ थोड़ा सा प्रेरित किया। सरदार प्रीतम सिंह गुरुजी का अध्यापक को आपने साहित्य की तरफ, हाँ, उन्होंने थोड़ा साहित्य की तरफ मेरे को प्रेरित किया। और खासकर जो सिखिज्म की जो विचारधारा है, उसके प्रति उन्होंने बताया कि उसके बारे में भी वो जानकारी दिया करते थे। तो वहाँ से फिर मैंने जो ये काफ़ी साहित्य, मतलब सिख गुरुओं के बारे में उसको पढ़ा, पंजाबी करी, तो उसका प्रभाव रहा। और इसके साथ ही फिर जैसे पढ़ने का मुझे चाव था, मुझे जब मैं 10वीं में था तो लेकिन उससे पहले मैं ट्रेडिशनल रूप से, जैसे आपको बताया कि मिस्री जो संस्कृति मेरे गांव की थी, उसी में मैं पला बढ़ा। तो जिसमें मतलब कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब हम शिव जी को भी मानते थे, कृष्ण जी को भी मानते थे, हनुमान जी को मानते थे, तो ऐसे सभी, और गुरुओं को भी मानते थे। ये परिवार की एक ट्रेडिशनल परंपरा थी। तो उसी से आगे बढ़ते हुए फिर मतलब मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण मुझे ऐसा लगता था कि ये इसमें ये जो चीज़ें हैं, क्या ये वाकई हैं या इनमें कुछ और भी चीज़ें हैं। आपके मन में सवाल उठते थे? कुछ सवाल उठते थे भाई, ये जो आप धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हो, ये ट्रू है, अनट्रू है, सच्चाई है, झूठ है, इस तरह के सवाल उठते थे। ऐसे सवाल उठते थे। तो उन्हीं सवालों को लेकर मैं और मतलब चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता था। खासकर जो एक और मेरे साथी मित्र हैं, बड़े क्लोज हैं, सतपाल जटैन जी उनका नाम है, वो सतपाल जटैन जी, हाँ, वो मतलब मेरे साथी पले बड़े, हम दोनों की जो एजुकेशन है लगभग साथ ही एक जैसे हमारे नंबर आते थे, और मानसिक स्तर भी हमारे एक जैसा था, सोच भी और सब एक जैसे ही हम लोग रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो मुझे 10वीं में जब मैं था तो मुझे सत्यार्थ प्रकाश बुक मिली। अच्छा। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो चीज़ें हम पढ़ रही हैं, देख रही हैं, कि इन सब के ऊपर किंतु परंतु किया जा सकता है, तो किंतु परंतु के दायरे में आती हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का भी एक मतलब प्रभाव और एक रोल मानते हैं, जो जिसने सवाल खड़े करना सिखाया। मतलब उससे पढ़ने के बाद ये लगा कि जो कुछ भी है इनके ऊपर एक सवाल खड़े, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में सवालों की झड़ी लगाई हुई है। तो उससे सिर्फ वो जो प्रभाव था, उन्होंने जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, शायद उस दिशा में तो मैं नहीं गया, लेकिन मेरे मन में हुआ कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो कुछ है, सब चीज़ों के ऊपर, जैसे उससे पहले मैं जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों का बड़ा अध्ययन करता था, इनके ऊपर इनको मानता था कि ये सब होते हैं। मैंने लगभग जितनी भी ये क्रियाएँ हैं, जो मंत्र की क्रियाएँ हैं, जंत्र मंत्र, इनके ऊपर भी अध्ययन किया मैंने, काफ़ी अध्ययन किया। तो मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण, सब किस्म के जो मंत्र रहे हैं, इनकी जो भी मुझे मिलती थी जानकारी, मिलती थी, मुझे कोई ज्ञानी मिलता था, कोई मिलता था, उससे भी बात करता था, अपने लेवल पे भी खोजबीन करते थे। तो हम दोनों मित्र, जो दूसरे मित्र का नाम लिया, हम इसी दिशा में काफ़ी आगे काम करते थे। लेकिन उस सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मेरे मन में जो किंतु परंतु हुआ, तो वो उसने मुझे और आगे बढ़ने की और चीज़ें सीखने की प्रेरणा दी। तो जब मैं IIT में था तो मुझे वहाँ एक अध्यापक मिले जो कि शायद SUCI से जुड़े हुए थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे जो मार्क्सवादी साहित्य है उससे मेरी जान पहचान हुई। क्या नाम था उन अध्यापक का जी, गुरुजी का? शायद नराता राम उनका नाम था। अच्छा अच्छा। तो उनसे, जबकि उनसे बहुत कम समय तक मिलना हुआ, मुझे लगता है शायद मैं बड़ी मुश्किल से 2 महीने तक ही उनके टच में रहा हूँगा कुल मिला के। लेकिन उनका प्रभाव पड़ा, और वो जो मार्क्सवादी साहित्य था वो मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो उससे मन में और मतलब जो चीज़ें थी थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हुई। और साथ ही जो है ना, जो ओशो रजनीश थे उसको भी हम पैरेलल में पढ़ा करते थे। और यहाँ से फिर उसी दौरान ही मतलब मेरा सिटी जो है पंजाब में शिफ्ट हो गया। पंजाब में मैं 1986-87 में पंजाब में चला गया, और वहाँ पर फिर मैंने जो प्रगतिशील साहित्य था
उससे मुझे मतलब पढ़ने का मुझे मौका मिला। जो लेखक संघ थे उनसे मुझे मौका मिला, और इसी दौरान तर्कशील आंदोलन के जो लोग थे उनसे मेरी मुलाकात। कौन लोग थे जी जो जब मिले, जब सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले मुझे वहाँ पर जो साहित्यिक सरगर्मियों वाले में जब हम गए तो वहाँ पर पंजाबी साहित्य के बड़े ही सिरमौर लेखक लोग जो है ना उन सभाओं में आते थे। संतोख सिंह धीर, संतोख सिंह धीर, हाँ जी, अच्छा मनु जी। भंडारी, मन्नू भंडारी, हाँ, और भी एक चौहान साहब, उनका नाम पूरा नाम चौहान जी थे। हाँ। और तेरा सिंह चंद थे, राजेंद्र खेत्रपाल थे, और धर्मपाल उपासक थे। ऐसे बहुत सारे जो लोग थे, इन सब से मेरा संपर्क हुआ, और जो साहित्य की जो समझ थी वो पैदा होनी शुरू हुई। इसी दौरान ही, इसी के माध्यम से ही मुझे तर्कशील आंदोलन के बारे में पता चला। और जो तर्कशील आंदोलन के आज भी रोपड़ में कार्यरत हैं अजीत परदेसी जी, जो यूनियनिस्ट भी थे और तर्कशील आंदोलन में भी काम करते थे, उनसे मेरा परिचय हुआ। और तब से मैं लगभग ये 87 के आसपास की बात है, तब तर्कशील आंदोलन पंजाब में खड़ा हो रहा था, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। और वहाँ से मुझे जो है फिर देवपुर सार गए, भगत सिंह का साहित्य और ये सब चीज़ों पढ़ने का और नई चीज़ें जानने का मौका मिला। इसी दौरान ही मेरी जो लेखन वाली जो चीज़ थी वो भी जारी हो चुकी थी, चल पड़ी थी। अच्छा, तो सर फिर जो ये आपका तर्कशील आंदोलन में आप सक्रिय हुए, तो जो ये 90 का दौर से लेकर आज तक है, तो जो तर्कशील आंदोलन के बारे में बताएं जी थोड़ा, जो आपके अनुभव रहे, जो आपने कार्य किए, या जो बात आप कहना चाहते हो। जो पूरा तर्कशील आंदोलन के 20 साल से ज़्यादा का समय है, 25 साल का बिल्कुल, हाँ। तो इसका थोड़ा बातचीत रखे कि ताकि दर्शक उससे लाभान्वित हो। हाँ, लगभग जब ही वो दौर था, जब 86-87 का दौर था, तो वो दो किस्म के चीज़ों के लिए जाना जाता है पंजाब में। उस वक्त पंजाब का माहौल बहुत ही सांप्रदायिक किस्म का तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन डरावना माहौल था काफ़ी हद तक, और काफ़ी स्थिति पंजाब में ख़राब थी, खून खराबा था। ये सब चीज़ें चलना मुझे बड़ी दुखी पहुँचाती थी। मतलब इन चीज़ों को मैं समझ तो नहीं पाता था, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता था कि लोगों को मर रहे हैं, किसी भी तरीके से मर रहे हैं। तो ये जो इसी दौर में तर्कशील आंदोलन शुरू हुआ, तो हमारे जो तर्कशील साथी थे वो भी इसी दौर में काम कर रहे थे, तो उनसे मेरा जुड़ाव हुआ, और ये मोमेंट साथ साथ पैरेलल खड़ी हुई। तो वहाँ पर पंजाब में जो पंजाब के प्रोग्रेसिव लोग थे, उन्होंने ही मतलब डॉक्टर अब्राहम थॉमस कावर की जो किताब थी बी गॉन गॉडमैन, उस किताब को जब पढ़ा कुछ साथियों ने बरनाला में, तो उनको कुछ लोगों ने फिर इच्छा जाहिर करी कि यह किताब पंजाबी में आनी चाहिए। और वो किताब फिर 1 मई 1986 को पंजाबी में मतलब कुछ साथियों के सहयोग से छपी, और वो किताब फिर पूरे पंजाब में वो बेस्ट सेलर बुक बनी। वो हमको भी पढ़ने का अवसर मिला। और फिर उसके बाद बहुत सारा साहित्य जो तर्कशील आंदोलन का पढ़ा, मैं इसमें फिर काफ़ी अच्छे ढंग से जुड़ गया था, और लगभग जो मैगजीन है उसमें लेखन भी शुरू कर दिया था। ज़्यादातर लेखन मेरा जो हिंदी पत्रिकाओं के अंदर जो लेख होते थे, अच्छे लेख जो मुझे लगते थे, उन लेखों को मैं पंजाबी अनुवाद कर दिया करता था। तो मुझे क्योंकि हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, ज्ञानी की हुई थी, और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी समझ मतलब रखी थी हरियाणा में पढ़ने के कारण। तो वो फिर मैं अनुवाद वगैरह करता रहा, और उसके साथ वो लगातार वो आंदोलन जो है बहुत आगे बढ़ा। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत साहित्य का योगदान है, नाटकों का योगदान है, और सेमिनार, तर्कशील मेले, इन सब का योगदान है। साथ ही जो अंधविश्वासों ग्रस्त लोग थे, भूतों प्रेतों जादू टोने में और इन सब चीज़ों में ग्रस्त पड़े हुए थे, उन लोगों को फिर उनसे बाहर निकालना, उनको सलाह मशवरा देना, उनको और वो चीज़ें, तो मतलब उसमें हम काफ़ी सक्रिय हुए। यानी वो मेरा पिछला जो अध्ययन था, जिसमें जादू टोना तंत्र मंत्र को मैं एक सत्य मान के चलता था, यहाँ आके वो गिर गए। और वो क्योंकि मुझे वो अध्ययन किया हुआ था, मुझे उसका भी पता था, और जो नई चीज़ें थी उनका भी पता था। और फिर वो उसी आधार के ऊपर हमने जब काम किया, तो जो लोग तांत्रिक वगैरह हमारे सामने आते थे, खासकर मेरे सामने, तो मैं उनकी उन चीज़ों को भी पकड़ लेता था कि वो, क्योंकि उस चीज़ को भी मुझे अध्ययन किया हुआ था, इसलिए उस चीज़ों पकड़ लेता था। ये जो सर जो तर्कशील मूवमेंट के जो आप सिपाही रहे एक पूरे, और पिछले हरियाणा के अंदर भी मतलब 30 साल के करीब का तर्कशील आंदोलन का अपना एक ठोस कार्य है, तो इसकी क्या उपलब्धियां देखते हैं आप? तर्कशील आंदोलन ने क्या स्थापित किया हरियाणा में? तर्कशील आंदोलन, जैसे आपको मालूम ही है कि वह तो ये इंडिया भर में पहले से शुरू था,
खासकर साउथ में डॉक्टर अब्राहम था, उसका और हुए थे, केरला में उन्होंने किया था, लेकिन तब कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा नहीं थे, किताबें या अखबार ही हुआ करते थे। तो किताब अगर वो पंजाब में ना आती तो पंजाब में भी आंदोलन शायद बाद में खड़ा होता, तो वो शुरू हुआ। तो उसके जाने से क्या हुआ कि लोगों में एक एक वैज्ञानिक चेतना का जो प्रसार बढ़ा। जिन लोगों को भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र ये मानते थे, उनका हम सब लोगों ने खंडन किया, बाकायदा तार्किक खंडन किया। और फिर हमारे पास चैलेंज आया कि जो ऐसे लोग हैं जो सिर हिलाते हैं, जिनको दबाव पड़ते हैं, सपने आते हैं, घर में कपड़े कटते हैं, ईंटें रोड़े गिरते हैं, खून गिरता है, ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे क्या है। तो जब उन कारणों को हमारे साथियों ने वो सारा जब ट्रेस किया, तो उन सबको हल किया, तो उसका प्रभाव ये रहा, जो आप उपलब्धि की बात कर रहे हो, कि आज पंजाब में या हरियाणा में भी कि अगर कहीं ऐसी कोई घटना घटती है तो लोग जो हैं अपने वो इतने जानने लगे हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो तांत्रिक मांत्रिक के पास तो जाती हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि इसको एक बार तर्कशील वालों को भी दिखा लो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको बुलाओ। हाँ, उनको बुलाया जाए। तो हम लोग ऐसे बहुत दूर तक राजस्थान में काफ़ी, तो इंडिया भर में भी बहुत सारी जगह पर गए हैं, तो उन केसों का पर्दाफाश किया है। और इसके साथ ही उसका प्रभाव पंजाब में लगभग इन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत कम हो गया आज के समय में। अगर हम देखें, मतलब अंधविश्वास का जाड़ा काट पाए आप लोगों के दिमाग को? बहुत काट पाए हम, बहुत उसको कामयाब रहे हैं। क्योंकि जो पत्रिका आई, साहित्य आया, और वो कोशिश थी साहित्य तो, और ये चीज़ तो लोग सब छापते हैं, हमने जो ना साहित्य को गांव-गांव पहुंचाया, गली-गली पहुंचाया। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता था, किसी भी किस्म का कहीं मेला लगता है या कोई सेमिनार होता है या कोई किसी भी किस्म के प्रोग्राम होते हैं, तो हम हर प्रोग्राम के अंदर अपना साहित्य की प्रदर्शनी लगाते थे, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह। तो उससे क्या हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा जुड़ाव हुआ, और जो लिटरेचर था वो बहुत लोगों तक पहुंचा, बहुत लोगों ने उसको अध्ययन किया। तो धीरे धीरे से पंजाब में बहुत सारी जो अंधविश्वासों की जो दूसरी जड़ें थी, जो कि देश के अन्य कोणों में आज भी वो जिंदा है। मतलब आप छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तुलनात्मक रूप से ज्यादा अंधविश्वास आज भी वो उन चीज़ों से ग्रस्त हैं जिन चीज़ों से मुक्त हो गए हैं। आप हरियाणा में भी नहीं रही, तो हरियाणा में भी हमने मतलब इसी दिशा के ऊपर काम किया। खासकर जो इधर का हमारा इधर की बेल्ट है, पंजाब के जो साथ लगते ज़िले हैं, इन ज़िलों में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। यहाँ पर लोग आज भी मतलब हमारे बहुत सारे कैंप लगते हैं, उन कैंपों में लोग आते हैं। जब हम कोई मेला या प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भी लोग आते हैं, सहयोग भी देते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं, जानकारी भी लेते हैं। इसमें तो बड़ा प्रभाव रहा। जैसे आपका अनुभव गया, आप जब लोगों को जगाने गए, आस्था पे चोट हुई और श्रद्धा टूटती है तो लोग एक प्रकार का दुख भी महसूस करते हैं। या आपने फिर इसमें जिन लोगों की इस पर रोजी रोटी जमी हुई थी, या वो वर्चस्वशाली लोग जो चाहते थे कि अंधविश्वास बना रहे, जिनकी दुकानदारियां बंद होने के खतरे थे, तो आपने खुद भी तो खतरे उठाने पड़े होंगे जी इसमें? यस, बिल्कुल। क्योंकि इस दिशा में जब हमने काम करना शुरू किया, हम जैसे इसको शुरुआती दौर में हल्के तरीके से ले रहे थे कि हम इनको ले जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो दुकानदारी है इन अंधविश्वासों के माध्यम से चलती है। तो उनके जब आर्थिक हितों को चोट पहुंची तो उन्होंने फिर काफ़ी जो है हमारे लोगों के प्रति काफ़ी मतलब गुस्सा दिखाया। कुछ हमारे साथियों को बाकायदा मुकदमे झेलने पड़े, शारीरिक हमले हम सब लोगों को झेलने पड़े। मेरे ऊपर खुद जो ना बाबाओं के हमले हुए हैं, तो ये सब तो झेलना पड़ा। तो लेकिन हम उससे विचलित नहीं हुए, मतलब, और ना ही जो है ना उनके प्रति हम कोई नकारात्मक हुए, मन के अंदर हमारे उनके प्रति कोई घृणा या ऐसे भाव नहीं आए। हम सोचते थे कि ये इनके आर्थिक ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लोग ऐसा करेंगे ही। तो वो काफ़ी उसमें मतलब हमारे साथियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और बहुत सारी जगह पर ऐसा होता था कि जब हम अपना कार्यक्रम लेके जाते थे तो लोग हमारा विरोध करते थे। यानी शुरुआती दौर में अगर हम कहीं पर अपना जैसे मेला या सेमिनार का आयोजन किया तो लोग बाइकाट करते थे, हुटिंग करते थे, हमारे खिलाफ जो है ना बोलते थे बाहर लोगों को आके, और लोगों को कहते थे कि इन लोगों के पास मत जाइए। ये भी हमको झेलना पड़ा। एक गांव में एक बार हम गए तो वहाँ पर एक भक्त थे, उन्होंने आके जो है ना हमारा काफ़ी विरोध किया। वो मतलब लठ लेके हमारे पीछे पड़े। तो हमने कोई, जैसे आपको बताया कि हमारा किसी के प्रति कोई द्वेषपूर्ण या घृणापूर्ण संबंध वो नहीं रहा। हमने उस साथी से मिले, उससे बात करी,
तो उनसे हमने काफ़ी मतलब डिटेल में बात करी। वो उसकी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई और बाद में वो साथी हमारा बड़ा अच्छा तर्कशील साथी बना, जो बहुत कभी हमारे पीछे। मतलब आपने तो बिल्कुल परिवर्तन कर दिया, एक अंधविश्वासी व्यक्ति बिल्कुल। को तर्कशील बनाया। और जो लोग मतलब ये आदेश देते पंजाब के अंदर बहुत सारे जो धार्मिक स्थलों से अनाउंसमेंट करते थे कि इनका ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका बाइकाट करें, इसमें ना जाएं, इसको इसमें ना शामिल हों, तो फिर वो भी समय आया कि लोग धार्मिक स्थलों से मतलब अनाउंसमेंट करते थे कि भाई ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग इसमें जाइए, इसको देखिए, ये आपके अंधविश्वासों को तोड़ेगा। तो ऐसे सहयोग भी उन्हीं लोगों ने जो विरोध करते ऐसे मतलब उनका ये भी सहयोग मिला और उसी वजह से ये स्थापित होता चला गया, लोगों में स्वीकार्यता बढ़ती चली गई। और खासकर जो है मानसिक रोगों को लेके जो लोगों में ये डर था कि इसको डॉक्टर को नहीं दिखाना, हमने इस डर को भी बहुत दूर तक दूर किया। और भी बहुत सारे कार्य सोसाइटी के माध्यम से भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसे शरीर बॉडी डोनेशन का जो काम है वो हमने शुरुआत करी सबसे पहले पंजाब में। सन 2002 में तर्कशील आंदोलन पंजाब के जो साथी थे कृष्ण बरगाड़ी, उनकी कैंसर से डेथ हुई, तो उनकी जो मृतक शरीर था वो मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया गया। इसकी बड़ी चर्चा हुई और उसके बाद पंजाब में लगभग ये एक मूवमेंट बन गई। हरियाणा में भी ये बड़ी अच्छी मूवमेंट बनी। तो पंजाब अम्बाला में ही देखें तो अम्बाला में मैं स्वयं लगभग अपने यहाँ के बहुत सारे साथियों की लगभग 6 लोगों की डेड बॉडी जो है पीजीआई या 32 वाला जो चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है, मौलाना हॉस्पिटल है, और इन सब में डोनेट कर चुका हूँ। वाह जी। एक सर बात करते हैं आपकी पत्रिका की, तर्कशील पथ या तर्क ज्योति, ये जो एक आपका काफ़ी अरसा हो गया पत्रिका को निकलते हुए, अपने आप हरियाणा जैसे समाज में पत्रिका का निरंतर प्रकाशन होना ये अपने आप में एक इतिहास है। तो ये पत्रिका की यात्रा के बारे में थोड़ी टिप्पणी करें। पत्रिका हमारी, जैसे आपको बताया कि जब मैं पंजाब में था वहाँ पर लगभग जब सोसाइटी की उभर रही थी, उसी वक्त लोगों को जब साहित्य निकल रहा था, तभी लोगों के मन में ये विचार आया कि हमें पत्रिका के माध्यम से भी जाना चाहिए, जबकि अनुभव नहीं थे हम लोगों को, कोई ऐसा एक्सपीरियंस था मैगजीन कैसे निकालें, किताबें कैसे छापें, लेकिन अपने आप ही एक्सपीरियंस से ही उन चीज़ों को सीखा और वो पत्रिका छपनी शुरू हो गई। तो जब मैं हरियाणा में मतलब एक्टिव हुआ 1994 में, आकर पंजाब से इधर शिफ्ट हो गया, तब यहाँ पर लगभग 94-95 के आसपास तर्क ज्योति के नाम से पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो चुका था और उसकी अच्छी मतलब लोगों तक अच्छी पहुंच बन चुकी थी, पहुंच बन रही थी, क्योंकि तब मनोरंजन के साधन भी लोगों के पास ज़्यादा नहीं थे, तो पत्रिका को बड़ा महत्व दिया जाता था। तो हम लगभग जैसे पंजाब का सिस्टम रहा है उसी तरीके से डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश करते थे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पत्रिका को पहुँचाया। और 94 इसके बाद जो है लगातार पत्रिका आज तक अब संयुक्त रूप से हरियाणा पंजाब इकट्ठे संयुक्त रूप से हम तर्कशील पथ के नाम से इस पत्रिका को छापते हैं और मैं लगभग सन 2000 से आज तक इस पत्रिका से लगातार जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर अब बात करते हैं विचार की। जो तर्कशीलता का विचार है, जो एक प्रकार की ऐसी सवाल खड़े करने वाली विचारधारा है, जो आँख मीच के या सिर ला के कोई बात नहीं मानती, जिसको आप ये भी कह सकते हैं पदार्थवादी नास्तिक विचारधारा है, थोड़ी इसके ऐतिहासिकता पे भी थोड़ी रोशनी डालें। ये जो तर्कशीलता का विचार कैसे जन्मा, इसकी क्या परंपरा है और क्या उपयोगिता है? देखो, तर्कशील जो आंदोलन है जिसको रिनेंसा भी कहा जाता है, पुनर्जागरण काल जो है यूरोप के अंदर बहुत पहले हुआ था, लेकिन भारत क्योंकि उस ज़माने में बहुत गुलाम देश रहा है, पिछड़ा देश रहा है, तो यहाँ पर बाद में धीरे धीरे वो चीज़ आई। तो मैं जब अध्ययन किया तो मुझे पता लगा जो M.N. रॉय थे उन्होंने बाकायदा पुनर्जन्म के ऊपर भी किताबें लिखी हैं, मतलब लेख लिखे हैं। उनकी एक किताब है, वो कंडम करते हैं पुनर्जन्म। हाँ, अच्छा। पुनर्जन्म का मतलब ये अब 1947 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 1947 से पहले मुझे उनकी एक लिखी हुई किताब मिली जिसका हिंदी नाम है हमारा संस्कृत दर्पण। जो अब्राहम थॉमस कौर थे केरला के अंदर, उन्होंने फिर योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया और अध्ययन वो कर चुके थे और इस चीज़ के नतीजे पर पहुंच चुके थे कि दुनिया में कोई भी ऐसी तंत्र मंत्र की ऐसी कोई अलौकिक शक्ति नहीं है कि। तो उन्होंने कोई संस्था और संगठन भी बनाया? उन्होंने रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी केरला में। अच्छा। उनका ही नाम दिया हुआ है रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और 23 शर्तों के साथ उन्हें चुनौती जारी करी। इस चुनौती को बहुत सारे लोग आए जो उन्होंने उनका मुकाबला किया
और बाकायदा उन सबको, वो सब लोग जो उसके उसमें आए वो सब उसमें हार गए। डॉक्टर कौर जो है अपनी, जब तक वो जिए तब तक लगातार मृत्यु तक जो है काम करते रहे। और बाद में उनकी पत्नी की पहले डेथ हो जाती है। उस ज़माने में लगभग 70 का दशक रहा था। तो उन्होंने अपनी पत्नी का जो मृतक शरीर था वो मेडिकल कॉलेज को दान किया था, डोनेट किया था। तो यहाँ से जो डोनेशन वाली जो पंजाब के अंदर बाद में हरियाणा वालों ने, हम सब ने अपनाई है, तो क्योंकि वो अपनी पत्नी का कर चुके थे, बाद में उनकी खुद की डेथ के बाद भी वो इच्छा करके गए थे। तो उनका जो कोलंबो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो बायोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ पर जो है ना उनको उसमें उसको डोनेट किया गया था। और उनकी इच्छा के मुताबिक ही वहाँ पर उनका जो रिसर्च के बाद बच्चों ने जो अध्ययन किया, मेडिकल अध्ययन किया, उसके बाद उसको फिर जो स्केलेटन है आज भी कॉलेज के अंदर वहाँ रखा हुआ है। तो ये मतलब उनकी आज भी हम वहाँ देख सकते हैं। तो उसकी प्रेरणा से ही ये आंदोलन, साथ में जो अंधविश्वासों के खिलाफ जो आंदोलन चला या सामाजिक सुधार के आंदोलन चले, और साथ में जो मेडिकल के जो मतलब ज़रूरत के लिए, क्योंकि हमारा जब हमारी बातचीत हुई, मेरी जो पीजीआई के जो 32 का जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है उसके हेड थे डॉक्टर बलबीर सिंह, उनसे मेरी बात हुई। तो बॉडी डोनेशन के ऊपर मैंने उनसे बातचीत करी। तो उन्होंने बताया कि बहुत कम रिसर्च के लिए काफ़ी कम जो बॉडी जो है मिल पाती है उन लोगों को। तो मैं उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस आधार के ऊपर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसको पत्रिका में पब्लिश किया। तो और एक विल, वो कहते हैं हमें तो नहीं मालूम कैसे डोनेट होती है, तो हमने मिल के ही एक जो है ना एक विल बनाई कि कैसे आदमी विल दे सकता है, गवाहों के साइन करा के कैसे, ऐसे एक साधारण तरीके से उसको शुरू किया। और उसके बाद वो लगभग आज 32 में या पीजीआई में मुझे लगता है कि अब कोई बॉडी डोनेशन को लेके कोई कमी नहीं है। और इसका प्रभाव ये रहा कि हमारा देखने से, हमारे इस काम को करने से और भी बहुत सारे संगठन जो हैं, बहुत सामाजिक संगठन जो हैं, धार्मिक संगठन जो हैं, उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू। वाह जी वाह। तो सर एक और सवाल है जी अपना, कि जैसे एक तरफ आप जैसे लोगों ने जिंदगियां लगा दी तक्षशिला लहर में, और बहुत से सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने जीवन दांव पर लगाए अंधविश्वास की जो जाड़ा था उसको मिटाने में, बेड़ियां काटने में, लेकिन आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे जी, आज सत्ता के प्रतिष्ठान ही अंधविश्वास को बिल्कुल एक प्रकार से रोप रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। अब तो पाठ्यक्रमों में, सिलेबसों में ज्योतिष आ गया, पोगापंथ, अंधविश्वास, कट्टरता, इसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो मीडिया चैनल के मार्फत हो, जो अपने संविधान में करते हुए भी है वैज्ञानिक चेतना का प्रचार करना, मौलिक कर्तव्यों में से एक, वो सब चीज़ें एक प्रकार से तहस नहस कर दी गई, दरकिनार कर दी गई। तो आज की जो सत्ता है, जो आज की, वो एक प्रकार से अंधविश्वासों के जब संरक्षण में खड़ी है, पाखंडियों के, तो आज क्या क्या चुनौती देखते हैं आप इस मूवमेंट के सामने, या एक तर्कशील व्यक्ति के सामने क्या संकट देखते हैं, या आज उसको कैसे कार्य करना चाहिए? देखो, पहले तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो सत्ता है, लगभग इससे पहले भी जो सत्ताएं हमारी रही हैं, अंधविश्वासों को लगभग सभी ने प्रोत्साहन दिया है। हाँ, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है ना अंधविश्वासों को संरक्षण प्राप्त नहीं था। हमारा जो आंदोलन जब चला उस दौर में भी हम लोगों को सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। जो राजनीति का और इनका जो गठजोड़ था वो पहले भी हमारे प्रति उसी किस्म का रुख रखता था, तो हम उसको कंटिन्यूटी के रूप में ही देखते हैं। हाँ, वो थोड़ा और विस्तारित हो गया है, या जो आज का दूसरे माध्यम आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, आज हम हर एक आदमी के जेब में मोबाइल है, और जो कुछ भी अच्छा या बुरा विचार है वो हर एक आदमी तक पहुंच रहा है। तब हो सकता है ऐसे संसाधन कम थे, लेकिन वो लगातार है, और उसमें जो बढ़ोतरी है वो सदा होती रही है। और जो चैलेंजेस हैं, वो नए जो चैलेंजेस हैं हमको पहले भी फेस करने पड़े हैं, अब भी उनको फेस कर रहे हैं। और हमारे उसमें जो हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है अंधविश्वासों के प्रति, समाजिक जो लोगों को जागरूक करने का तरीका, उसमें हमने मतलब तीव्रता के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को उसके साथ जोड़ रहे हैं। और जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनके प्रति भी, जैसे ब्रेन पीडिया के नाम से जो है एक चला है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के पढ़ा जाता है, तो ये बड़ा हरियाणा, पंजाब में और भी देश भर में प्रचार होता है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के और एक ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को
जिससे वो पढ़ सकते हैं। तो ये आधुनिक अभी की चीज़ें हैं और जिसको हर किस्म के संरक्षण प्राप्त हैं। तो वो हमने उनके खिलाफ चैलेंज किया और बाकायदा हमने चुनौती जारी करी और वो लोग भाग खड़े हुए। और लगभग इस चीज़ का जहाँ पर भी हमको सूचना मिलती है जो नहीं, तो इस नए चैलेंज को भी हम पर्दाफाश करते हैं, चुनौती के रूप में देखते हैं। अन्य जो कुछ भी है, जो आपने बोला कि पाठ्यक्रमों में है या और है, तो उसमें तो हम सीधा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन हमारा जो अपना प्रचार प्रसार है, जो हमारा जो साहित्य है, वैज्ञानिक जो हमारे प्रयोग हैं, लोगों के बीच में ले जाते हैं, सेमिनार करते हैं, मेले करते हैं, साहित्य की प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, तो बच्चों के बीच में जादू के प्रोग्राम देते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, बच्चों की कार्यशालाएँ लगाते हैं, वो एज इट इज़ जारी है। तो डेफिनेटली जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का आदमी होगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो वो उन सब जो भी चैलेंजेस हैं उन सबको हम स्वीकार करते हुए उसमें उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो सर आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहते हो जनसाधारण से, या कोई संदेश देना चाहते हो आज की युवा पीढ़ी को? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है इसको, जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो साइंटिफिक थिंकिंग है, इसको अपने जीवन में अपनाएं। विज्ञान जो है ना, जीने का जरिया ही नहीं, जीने का साधन ही नहीं, जीने का नज़रिया भी है। तो हम इसको नज़रिए के रूप में अपनाएं और जो भी आपके जीवन में कभी भी किसी भी किस्म की जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, उनको हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैंडल करेंगे तो हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं। तो आज आपने सुना गुरमीत सिंह जी को। सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर उनके आसपास, उनके घर में, रिश्तेदारी में कोई भी ऐसी घटना घटे जिसमें कोई पाखंड, अंधविश्वास या कोई मानसिक विकृति या कोई भी अलौकिक घटना घटे, तो वो तर्कशील साथियों से संपर्क करें और तर्कशील सोसाइटी की गतिविधियों में शामिल हों और तर्क को अपने जीवन में धारण करें और ऐसी किताबें पढ़ें जो हमारे दिमाग को तार्किक बनाएं और अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, इन चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकाल लें। और आपने समय दिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। धन्यवाद।